नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओरिजिन आईएएस में। आज है तारीख 5 फरवरी। द हिंदू आज हमारे लिए क्या काम का है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी चर्चा करते हैं। कोरोना पर आप देखेंगे तो लगातार पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स का मतलब यह है कि कोरोना को कंटेन करने में भारत जो है वो काफ़ी अच्छे कदम उठा रहा है, काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने मिल रहे हैं। बात करें आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में, चलते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, एडिटोरियल में देखते हैं। देखिए, सबसे गजब की बात यह है, आपने सोशल मीडिया को अगर फॉलो कर रहे होंगे, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आप कर ही रहे होंगे, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि कुछ दिनों से, बल्कि एक दो दिन की अगर मैं बात करूँ तो रिहाना रिहाना को आप जानते हैं, ये पॉप स्टार है। इसके बाद ग्रेटा थंबर्ग, इनको भी आप जानते हैं, ये एनवायरमेंटलिस्ट है, स्वीडन से बिलोंग करती हैं और काफ़ी छोटी उम्र से ही इन्होंने इस चीज़ को शुरू कर दिया था। इसके साथ में एक पॉर्न स्टार है जिनका नाम है मिया खलीफा, और भी ऐसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक इंस्टाग्राम की सेंसेशन है अमेंडा सर्नी। ऐसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने जो फार्म प्रोटेस्टर्स के बारे में बात की। परेशानी यहाँ पर यह आती है, जैसे ही उनके बारे में बात की गई, ये दोनों आर्टिकल्स उसी के बारे में है कि किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को लेना चाहिए। एक तरफ बात करी जाती है कि ट्विटर पे जैसे ही इन सारी चीज़ों की बात की गई, उसके बाद से पूरा जो देश है वो यूनाइट होकर बात करने लगता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, और इंटरनल मैटर के बारे में हम अपने हिसाब से देखेंगे और किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके के सिनेरियो आ रहे हैं। देखा जाए तो वर्ल्ड जिस तरीके से अब शेप ले रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसके बाद से अब ये बहुत गलत होगा अगर एक किसी जगह पर घटना होती है उसके बारे में दूसरी कंट्रीज निंदा ना करें। जब कैपिटल हिल पे यूएस में जो दंगा फसाद हुआ था 19 जनवरी को, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ स्टेटमेंट दी थी कि यह काफ़ी निंदाजनक है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक सवालिया चिन्ह उठाता है कि किस तरीके की डेमोक्रेसी है जिसमें इतना हिंसा उमड़ता है। साथ में ह्यूमन राइट्स की बात करी जाती है, डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करेगा, इन सारी चीज़ों की बातें करी जाती हैं। उसके दूसरे तरफ जब सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं तो हम उनको दबाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके की बात करी जाती है इस नीचे वाले आर्टिकल में, जिसमें क्या होता है, कुछ अकाउंट्स हैं, मान के चलिए 10-20 अकाउंट्स हैं, उनको हमारी गवर्नमेंट ने ये बोला कि इनको आप, ट्विटर से बोला गया कि इनको आप डीएक्टिवेट कर दीजिए, इनको आप बंद कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। बात ये होती है, थोड़ी देर तो ट्विटर इस चीज़ को मानता है, उसके बाद वापस इन अकाउंट्स को चालू कर देता है। उसके बाद से जो कागजी कार्रवाई होनी है, जो हमारे आईटी एक्ट है उसके हिसाब से, इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है। सवाल यह है कि अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फ्री स्पीच की बात करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं? इसमें आपको एक केस इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, वो है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को यूज़ करके, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के यूज़ करके ये चीज़ बनाई जा रही है कि ट्विटर जो भी अपनी ये तरीके की जो ट्वीट्स आ रही हैं उनसे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसे नेशनल हार्मनी को या इंटरनल सिक्योरिटी को ये प्रॉब्लम मिल सकते हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। खबरें तो आपको पता है मेन कि किस वजह से आर्टिकल लिखा गया है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चर्चा आप इसके बारे में कर सकते हैं। रिसेंटली जो ग्रेटा थंबर्ग ने अपना ट्वीट दिया था, उसमें एक टूल किट थी, आपको जैसे प्रोटेस्ट करना है उसके लिए क्या तरीके रहते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया था, और उस टूल किट के खिलाफ एफआईआर इन्होंने रजिस्टर कर ली है। दुखद घटना यह है कि हाथरस का रेप केस हुआ, उस तरीके से बहुत सारे रेप केस होते हैं, 15-15 दिन लग जाते हैं, ये एफआईआर भी नहीं लिखते हैं। जो बेटियों के परिजन होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, और पुलिस थानों के चक्कर लगाने के बावजूद भी प्रॉपर एफआईआर नहीं करी जाती। यहाँ पर देखिए एक टूल किट है, टूल किट के ऊपर ही इन्होंने एफआईआर कर दी, जिसका हो सकता है कि असर डाले इंटरनल सिक्योरिटी पे, या फिर जो पीस एंड हार्मनी उस पर असर डाले। तो इन्फर करके इतना जल्दी एक्शन लिया जा रहा है, और जहाँ पर सामने आपको दिखता है कि क्राइम हुआ है उस जगह पर ढिलाई बरती जाती है। तो ये दो मुहा हिपोक्रेटिकल अप्रोच आपको देखने मिलता है। दोनों आर्टिकल महत्वपूर्ण है, पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। अगर आपसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाए तो आप उसको डिसएडवांटेजेस में अगर आप लिखाएंगे तो डिसएडवांटेज में आप लिख सकते हैं कि डिसएडवांटेज कैसे है, या फिर मेम कैसे किया जाता है, आवाज़ को दबाने का प्रयास कैसे किया जाता है सोशल मीडिया की। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएसए, दोनों में ही डेमोक्रेसी के जो हाल है वो काफ़ी खस्ता हुए इस साल हमें देखने मिला है कि क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है गांधी की जो आइडियोलॉजी उसके बारे में। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट की चर्चा की गई, वेद मेहता। हमें सीधे तौर पे देखें तो वेद मेहता के जो काम है उससे ज़्यादा मतलब है। अगर आप सीधे तौर पे देखें तो 1963 के आसपास एक स्पीच दी गई थी मार्टिन लूथर किंग के द्वारा, जिसका नाम था आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप जानते हैं किस तरीके से वो चाहते थे कि ब्लैक्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए।
उनकी डिग्निटी मिलनी चाहिए और उनको सर उठा के जीने के मौके मिलने चाहिए। उसके ऊपर पूरी ये जो एक रेवोल्यूशन थी उसके पार्ट थे मार्टिन लूथर किंग। रिफॉर्मिस्ट अप्रोच था इनका। एक और एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच या फिर सेपरेटिस्ट अप्रोच रखने वाले यूएस के एक लीडर थे, उनका नाम था मैल्कम एक्स। यहाँ पर बात करी जा रही कि जिस तरीके से गांधी के आइडियाज़ को मार्टिन लूथर किंग ने रिफ्लेक्ट किया, क्या उसी तरीके के आइडियाज़ हम अपने जो फार्म प्रोटेस्ट है उसमें लगा पाए हैं, या फिर जो गांधी जिस तरीके से किसी भी इशू को नॉन वायलेंट तरीके से हिट करते थे और इम्पैक्ट जनरेट कर पाते थे, क्या वो इम्पैक्ट फार्म जो रिफॉर्म्स के खिलाफ एक प्रोटेस्ट चल रहा है उस वो कर पा रहा है या नहीं? इस सब के ऊपर चर्चा हो रही है। सही मायने में आप देखें तो कहा जा रहा है कि अगर गांधी हिटलर के जर्मनी में पैदा हुए थे, या फिर स्टालिन के रशिया में पैदा हुए होते, या फिर ल्यूपोल्ड के कॉन्गो में, ये सब आप वर्ल्ड हिस्ट्री में ये नाम जान पाएंगे। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो आपको आराम से पता चल जाएगा। तो कब का गांधी की जो जीवन है वो खत्म हो गया होता, क्योंकि इनको जो तरीके थे बड़े आसान थे, बड़े ही सीधे तरीके थे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है जो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, जब भी आपको नॉन वायलेंस, अहिंसा, इन सारी चीज़ों के बारे में लिखना है या गांधी के बारे में लिखना है एज अ होल। यहाँ पर बात है 1920 की, जब चौरा चौरी कांड होता है। 1920 में आपको पता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू हुई थी और 1922 में चौरा चौरी कांड हो जाता है। चौरा चौरी कांड जो एक गांव है चौरा चौरी नाम से उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जब हिंसा की खबरें आती हैं तो गांधी जी ये जो पूरी मूवमेंट है उसको रोकने की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते हैं कि क्या मुझे ये 300 लोग जो हैं, मतलब सही मायने में देखा जाए ये जो 300 लोग हैं इस ग्रुप में, एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट है उसके 300 लोग अगर हेड कर रहे हैं, इन लाखों दसों लाखों लोगों को क्या सिखाने की ज़रूरत है नॉन वायलेंस और जो थ्योरी है नॉन वायलेंस की उसको? गांधी जी का सीधा जवाब था जी हाँ, कोई भी मूवमेंट करने से पहले आपको नॉन वायलेंस सीखना पड़ेगा। आप अगर नॉन वायलेंस नहीं सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। बहुत लोग ऐसा मानते थे कि अगर वो मूवमेंट चलती रहती तो हमें बहुत पहले आज़ादी मिल जाती, लेकिन गांधी जी ये जानते थे कि डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर नॉन वॉलेंट तरीके से आज़ादी मिलेगी तो वो ज़्यादा दिन स्टेबलाइज नहीं रहने वाली। आप म्यांमार में देखिए, म्यांमार में कितनी बार डिक्टेटरशिप आ चुका है, कितनी बार आप देखेंगे आर्मी जो है वो कू कर चुका है। रिसेंटली आप देखिए 1988 में कू होता है, फिर उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारे समय कू होता है, और अभी देखिए 2021 में भी कू हो गया। तो एक चीज़ ये है कि हिंसा से अगर कोई चीज़ प्राप्त होती है तो वो हिंसा से आपसे छीनी भी जा सकती है। अगर कोई प्रेम से देता है तो वो चीज़ आपके पास लंबे समय तक रुकेगी। नॉन वॉलेंट तरीके से अगर आपने कोई चीज़ प्राप्त की है तो वो लंबे समय तक आपके पास रुकने वाली है। यहाँ पर गांधी की जो अप्रोच है वो बात करी जाती है कि जो फार्मर्स हैं आज के समय आप देखेंगे तो फार्मर्स के साथ इशू ये आ रहा है कि फार्मर्स ना तो गवर्नमेंट को परसुएड कर पाए, गवर्नमेंट को अपनी बातें मानने पे राज़ी कर पाए हैं, ना जो कॉमन मिडिल क्लास है या जो लोग हैं भारत के वो फार्मर्स के इस पर्टिकुलर जो एक मिशन है उससे राब्ता रखते हैं, मिशन से अटैच हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आपको देखने मिल रही है। फार्मर्स परसुएड नहीं कर पा रहे हैं, डायलॉग तो करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि परसुएशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। फार्मर्स की जो बात है ना गवर्नमेंट सुन रही है, ना ये कॉमन मिडिल क्लास के लोग हैं वो परसुएड हो पा रहे हैं। और यही खासियत थी गांधी की कि गांधी के जो मीन्स थे उससे छोटे से छोटे तबके का आदमी भी बहुत अच्छे से जुड़ता था, कनेक्ट करता था और उनकी मूवमेंट में उनके तरीकों से उनका साथ देता था। दूसरी बड़ी परेशानी यहाँ पर दी गई है कि बात करी जाती है स्टीरियोटाइप की। हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको हमेशा क्या समझा जाता है, सिंपल माइंडेड, मतलब सीधा माना जाता है, सीधा सूत्रा टाइप माना जाता है, जिसका दिमाग जो है बहुत सामान्य रूप से चलता है और वो कम पढ़ा लिखा होता है। ये हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप बना लिया है। जनरली ऐसा होता है जब भी बात करी जाए कि ये फार्मर है, आप जैसे ही बोलेंगे फार्मर है तो आपके दिमाग में कैसे इंसान की पिक्चर आएगी जो कि सीधा साधा है, कम पढ़ा लिखा है, जिसको बहुत कम नॉलेज होती है चीज़ों की। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि हमारा टीचर जब क्लास खत्म करता है उसके बाद ये नहीं पूछता है एनी क्वेश्चंस, हमारा टीचर हमसे पूछता है एनी डाउट्स। सही मायने में देखा जाए तो हम ये मानते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके पास कोई सवाल नहीं होंगे, सिर्फ उसको जो मैंने पढ़ा है उसमें से डाउट होगा। हम यही जो एक डिवाइड है, ये जो एक डिवीजन है रूरल और अर्बन सोसाइटी में, ये रूरल और अर्बन अप्रोच में, ये हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। फार्मर्स भी बदल रहे हैं, फार्मर्स भी एजुकेटेड हैं, फार्मर्स भी सही और ज़रूरी सवाल पूछ सकते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बातें हो रही हैं न्यूज़ में वो ये हो रही हैं कि फार्मर्स समझे ही नहीं हैं इन तीनों बिलों को कि किस तरीके से वो फ़ायदा देंगे इनको। गजब की बात यह है कि फार्मर्स को खुद नहीं पता कि फार्मर्स को कैसे प्रभाव करेंगे, कैसे इसको फ़ायदा देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन सही मायने में फार्मर्स भी इस चीज़ को समझते हैं, तब जाके इतने दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 100 के आसपास दिन हो चुके हैं और अभी तक प्रोटेस्ट इसीलिए जारी है क्योंकि कहीं ना कहीं फार्मर्स अपनी बात समझते हैं। फार्मर्स समझते हैं कि किस तरीके से ये इम्पैक्ट करने वाला है।
कमी सिर्फ इतनी रह गई है कि जो प्रोटेस्ट है इसमें बीच में वायलेंस आता है, वायलेंस आने की वजह से दिक्कत है। और दूसरी तरफ आप एक और इम्पैक्ट देखें तो ये जनरल मासेस को अपने साथ मोबिलाइज करने में सक्षम नहीं है, मोबिलाइज करने के लिए एक बढ़िया व्यवस्था नहीं बन रही है। ये दो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। सही मायने में आप देखेंगे तो फार्मर्स को शुरू से इग्नोर करा जा रहा है। शुरू से इग्नोर करने का मतलब आप देखें तो बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं लाखों की तादाद में वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, वो मर जाते हैं। बहुत सारी बार आप देखेंगे तो उनके पैसे की या फिर उनके रेम्यूनरेशन की बात नहीं करी जाती है। आप कहीं भी देखेंगे प्राइवेटाइजेशन की बात करी जाती है या फिर कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग और इन सारी चीज़ों के पे चर्चा होती है, लेकिन सही मायने में बात नहीं करी जाती कि हम नेट इनकम ऑफ फार्मर्स को कैसे बढ़ाएं। उनकी लाइफ में जो मायूसी बढ़ रही है उसके बारे में बात नहीं करी जाती, जो डिस्पेयर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो इतने एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, खुद की जान दे देते हैं। तो ज़रूरी हमें यह है समझना कि उनकी क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से हम बात करें। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं जो गांधी का सोशल एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने किया था इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंस सत्याग्रह, वो मुश्किल हो गया आज के समय में उसको रेप्लिकेट करना, उस रास्ते को फॉलो करना। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है किस तरीके से ये पेंडेमिक का रिस्पॉन्स था भारत का। कल हमने बात करी थी कि पूरे दुनिया में तारीफ हो रही है भारत की, क्यों? क्योंकि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से सबको वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड करने का काम किया पूरे ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पर 3 स्टेजेस को आप एनालाइज करेंगे, 3 सिचुएशंस को देखेंगे। 3 सिचुएशंस में आपको बताते हैं। तो पहला जब पेंडेमिक आया था जो कि 30 जनवरी 2020, दूसरी सिचुएशन जब की है जब लॉकडाउन लग गया था, और तीसरी सिचुएशन जब है जब लॉकडाउन खुल गया और वैक्सीन आ गई है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि इंडिया में अच्छी बात यह थी कि लॉकडाउन लगा दिया जिससे ज़्यादा बढ़े नहीं, लेकिन परेशानी ये है कि आपने लॉकडाउन एकदम से लगा दिया, सडन लॉकडाउन लगा दिया। अगर आपने थोड़ा समय दिया होता तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। नंबर 1 क्या हो सकती थी, लोग अपनी तैयारियां कर सकते थे, लोग जहाँ जाना वहाँ जा सकते थे। साथ में आपको एक समय मिल जाता तैयार होने का हेल्थ केयर वर्कर्स को और हेल्थ केयर सिस्टम को, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप बूस्ट कर सकते थे। उस समय में आप पावर दे सकते थे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आप एनालाइज कर सकते थे कि कितनी ज़रूरत है और कितना हम कैसे कर सकते हैं। बात यह है कि देखा जाए तो कंट्रोल करने की बात या फिर हम केसेस की बात करते हैं सिग्निफिकेंटली, तो आप देखेंगे इंडिया में जो केसेस हैं वो काफ़ी कम है। यहाँ पर देखिए बात करी जा रही है कि जो केसेस हैं फर्टिलिटी के वो काफ़ी कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर डेथ की बात करी जाए तो डेथ रेट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग कोविड से मरे हैं। यहाँ पर एकदम से अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और अभी भी जब नई वैक्सीन आने के बाद भी जो नया स्ट्रैंड आया है, आज इंडिया एक ऐसा तरीका नहीं निकल पा रही है जिससे कि जो ट्रैवल है वो हो सके, जो बॉर्डर्स हैं वो खोली जा सकें, नॉर्मल ट्रैवलर्स को इंश्योर करा जा सके कि वो ट्रैवल कर पाए आराम से, और इसके साथ में आपका जो नया स्ट्रेन है उसको भी आप कंटेन कर पाए। इस चीज़ के बारे में राइटर बात करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन की बात करी जाए तो मैंने जैसे आपको बताया कि एकदम से लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन को समय देना चाहिए था जिससे आप इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकते थे, और ये नहीं करने की वजह से क्या हुआ, लाखों लोगों के आपने वीडियोस देखे होंगे, वो पैदल नंगे पैर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। 1000-1000, 1500-1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाते हैं, जहाँ ना उनको खाने मिलता है ना पानी पीने मिलता है। इस तरीके की परेशानियाँ थी, ना कहीं कोई वाहन है जाने के लिए। साथ में इन्होंने फोर्स का यूज़ किया, अलग अलग प्रकार की जो आर्मी और दूसरी फोर्सेस हैं उन सब का यूज़ करके इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। अगर सही मायने में थोड़ा सा सामंजस्य बैठाया जा सकता था स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, आपके जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करा जा सकता, थोड़ा समय ले लिया जाता, तो इसका ज़्यादा असर होता। आगे बात करी जाती है इसी चर्चा में कि जैसे ही आपने लॉकडाउन खोला धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी केसेस बढ़ रहे थे। तो ये नहीं समझ में आया फिर लॉकडाउन लगाया क्यों था इतने जल्दी, एक ये सवाल बनता है। और तीसरी बात है कि आपने वैक्सीन्स तो ले ली हैं, लेकिन वैक्सीन्स भी कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है, उन सब के ऊपर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एफिशिएंसी की बात करी जाती है कि कोविड के 19 के रिस्पॉन्स में हमने किस तरीके से काम किया है। हम अपना सीना ठोकते हैं डिजिटल वर्ल्ड के लिए, हम कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, हम आईटी सेक्टर में हमारा लोहा माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन हमने किसी भी तरीके से डिजिटल सिस्टम का यूज़ नहीं किया, ना तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, ना हॉटस्पॉट सर्कुलेट करने में। बस थोड़ा बहुत जो मेजर रीजंस हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनमें ही स्टडी हुई, लेकिन हमने कहीं पर भी कोविड-19 के लिए जो हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं
जो पॉकेट्स है पूरे इंडिया में, उनको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया, जो कि अच्छे खासे तरीके से सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जा सकता था, हाईलाइट करने के लिए, सर्कल आउट करने के लिए यूज़ किया जा सकता था, जिससे हम कंटेन कर पाते इस पर्टिकुलर वायरस को। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने मिस कर दी। सिविल सोसाइटी का आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो किस तरीके से सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करती है। वो जनरली जो भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ काम करेगी, चाहे स्टेट एजेंसीज़ हों, उनके पार्टनर्स हैं, ये सब काम करते हैं। चाहे पोलियो के केस में देखें, एड्स के केस में देखें, तो सिविल सोसाइटी को भी एम्पावर करने का काम नहीं किया गया था। आप देखेंगे बहुत सी सिविल सोसाइटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये रिस्पॉन्स में आती हैं और अपने लेवल पे ये काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बैकिंग है, ये अपने लेवल पे काम करती हैं, चाहे खाना पहुंचाने का काम हो या फिर और भी दूसरी व्यवस्थाओं का, और उसके बाद ये जाके चीज़ों को कंटेन कर पाए। सही मायने में आप अगर रिपोर्ट कार्ड बनाने की बात करी जाए इंडिया की कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स था इस पैंडेमिक के दौरान, उस जगह आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। ये आपको रिपोर्ट कार्ड के तरीके से आप दिखाने के लिए ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चर्चा थी। अब आगे म्यांमार में और क्या होगा इसके बारे में बात करी जा रही है, ये हमारे लिए काम कर रही है। म्यांमार की थोड़ी बहुत जानकारी हमारे लिए बहुत है। अगर ये डायरेक्टली इंडिया से संबंधित होता तो हम उसकी बात करते हैं। साथ में इसमें बात करी जा रही है कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको साइमल्टेनियसली करवा दे 1 साल में, तो वो चीज़ भी हमारे लिए डायरेक्टली यूपीएससी से संबंधित नहीं है। ज़रूरत थी हमें इन 4 आर्टिकल्स की। ये 4 आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं। आपको ये 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। एक गांधी के आइडियोलॉजी के बारे में, एक पैंडेमिक के रिस्पॉन्स के बारे में, एक आपको पढ़ना है किस तरीके से हम शटडाउन वगैरह करते हैं, या फिर जो एक तरीके से जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जो फ्री एक्सप्रेशन और स्पीच होता है, उसको हम मेम करने का प्रयास करते हैं। हम इंटरनेशनली लोगों के एक्सटर्नल अफेयर्स में अपनी नाक घुसेड़ते हैं, लेकिन कभी भी हमारे इंटरनल अफेयर्स में कोई बात करता है तो हमें बुरा लग जाता है। हम वही लोग हैं जो अब की बार ट्रम्प सरकार कहते हैं, लेकिन अगर हमारे बारे में कोई ऐसा कह दे तो दिक्कत बन जाती है। ये सारी चीज़ों को हमें बैलेंस आउट करना है, हमें समझ के चलना है। एक प्रॉपर पॉलिसी तैयार करनी है जो इक्वल हो, बैलेंस्ड हो। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ कुछ और हमारी तरफ कुछ। हमें एक लेवल पे सबको एक सेम लेवल प्लेइंग ग्राउंड तैयार करने की ज़रूरत है। अगर वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो करें तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम भी करते हैं। ये सारी चीज़ें और सोशल मीडिया के बारे में बात है। ये 4 आर्टिकल्स आज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिस्कशन खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे कल 6 फरवरी को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।